हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ रहे हैं और हम पिछले वीडियोज़ में 3 टॉपिक को कवर किए हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज हम पाचन तंत्र का पार्ट 1 टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें 2 पार्ट बनेंगे, मैं बनाऊंगा, जो कि पार्ट 1 को मैंने इस प्रकार बांटा है जो कि हम अभी पढ़ेंगे और पार्ट 2 को अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका परिभाषा है जो अंग भोजन पचाने में हमारी मदद करता है उसके समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं और जो शरीर में हमारी प्रक्रिया होती है जिसके सहायता से उन सभी अंग जिससे प्रक्रिया ये हो रही है उन सभी अंगों के समूह को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक संबंध पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, हम इन दोनों भागों को एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अब आगे। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, यह मुख गुहा से शुरू होकर गुद्दा तक होता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट मतलब 8 से 10 मीटर होती है। मतलब जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं वो पाचन के समय जितना भी भोजन हम लोगों ने खाया वो आहार नाल में ही रहते हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में ही रहते हैं। और आहार नाल कि मानव शरीर में लगभग लंबाई 32 फीट यानी कि 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, बकल कैविटी, ग्रास नली, फूड पाइप, आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा द्वार आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आहार नाल का छोटा सा टॉपिक ये था, जो कि इसमें हम लोग जो भोजन करते हैं इसमें ये है कि इसका उपयोग ये है हमारे शरीर में कि जो भोजन हम करते हैं वो आहार नाल में ही रहता है। इसकी लंबाई लगभग, इसकी कभी कभी लंबाई पूछ देती है जो कि 20 फीट होती है, मतलब कि 8 से 10 मीटर होता है। और इसके अंतर्गत बक्कल कैविटी, ग्रास नली, फूड पाइप, आमाशय, स्टोमच, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा द्वार आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं संबंध पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। यह भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, लीवर, पित्ताशय, गाल ब्लैडर तथा अग्नाशय, पैनक्रियाज आते हैं। मतलब यह भोजन को पचाने वाली एंजाइम, जो हमारी एंजाइम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही बनते हैं। और इसके अंतर्गत जो आती है लार ग्रंथि आती है, एक लीवर आती है, पित्ताशय आते हैं, गाल ब्लैडर तथा पैनक्रियाज आते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशेषण होता है, जो कि ये पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ते हैं जो कि इससे संबंधित है। अब यहाँ हम एक एक करके पढ़ते हैं कि मुख गुहा क्या होता है। बक्कल कैविटी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है कि होंठों से शुरू होता है और गाल के पीछे समाप्त होता है और आहार नाल के ऊपर सिर पर स्थित होता है। मतलब जो मुख गुहा है, बक्कल कैविटी, हमारा मुख है का जो गुहा है मतलब कि बक्कल कैविटी है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है कि ये ओंठ से, हमारे ओंठ से, लिप्स से ये शुरू होता है और गले के पीछे समाप्त होता है। मतलब गले से पीछे ये समाप्त हो जाता है। मतलब इतना ही पार्ट को हम मुख गुहा कहते हैं। पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। मतलब हमारा जो खाना खाते हैं वो पचने की क्रिया यहीं से शुरू होती है। मनुष्य के 2 जबड़े में निचला जबड़ा गतिशील होता है। जब हम खाना को चबाते हैं जबड़े से तो हमारा नीचे वाला, आप देखे होंगे कि ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा जबड़ा गतिशील होता है, वो चलता है। अब देखिए मुख गुहा की भूमिका क्या होती है, इसका हमारे पाचन में क्या उपयोग है, क्या ये रोल अदा करता है। तो पाचन तंत्र के यह पाचन तंत्र से शुरू होता है और यहीं से पाचन की क्रिया
प्रक्रिया शुरू होती है। यह चबाने और निगलने जैसी प्रक्रिया में शामिल होता है। यह संचार और गायन में भी भूमिका निभाती है। जो गायक होते हैं उनकी गायकी में ये अहम भूमिका निभाता है मुख गुहा। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। इसके फर्श पर एक मोटी मसल रचना पाई जाती है जिसे हम जीभ कहते हैं, यानी कि टंग कहते हैं। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स पाई जाती है, जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये मुख गुहा के अंतर्गत आती हैं। अब हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है पाचन तंत्र में, तो हम अब इसको पढ़ते हैं। यह प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकालता है। जो लार ग्रंथि होता है, सलाइवे ग्लैंड जो होते हैं, वो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकालती है। लार का पीएच वैल्यू लगभग पीएच जो स्केल होता है, जो हम अभी आगे जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक तो उसमें हम बताएंगे आपको पीएच वैल्यू होती क्या है। तो लार का जो पीएच वैल्यू लगभग 6.8 होता है, 6.8, तथा इसका पीएच वैल्यू खाने से पहले तथा खाने के बाद बदलता रहता है और यह लगभग 7.5 से लेकर 6.5 के अंतर्गत बीच में ये मतलब होता है, पाया जाता है। अब हम फ्रेंड्स इसके बाद आगे पढ़ते हैं। सलाइवा में 99% जल तथा 1% पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि एंजाइम में है लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टिलेज तथा म्यूलिन निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइलिन निकलता है। अब देखिए यहाँ पर टाइलिन प्लस डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च मंड का पाचन करके उसे मॉल्टेज में परिवर्तित कर देता है। टाइलिन प्लस डाइस्टेज एंजाइम दोनों मिलकर एक स्टार्च मंड को मतलब कि मंड को पाचन करके उसे मॉल्टेज में परिवर्तित कर देता है। और मल्टेज क्या होता है? शर्करा और कार्बोहाइड्रेट में मल्टेज जो होता है वो शर्करा और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए लाइसोजाइम एंजाइम तथा अब आगे है लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसमेट आयन कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। जब हमारा पाचन होता है तो लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसोमेट नामक आयन कीटाणुओं को मारने में काम करता है। म्यूलिन जो होता है, जो ये एंजाइम में पाया जाता है, म्यूलिन का क्या काम होता है? म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि हमें पचने में, जिससे कि हमें हमारे फूड पाइप में जाने में आसानी हो तथा पचने में बहुत ही आसानी हो। फ्रॉग में तथा मतलब मेढक में तथा हवेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉग तथा हवेल मछली जो होती है उन दोनों में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पोरोटाइड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। जो सबसे बड़ा होता है पोरोटाइड होता है, फिर सब मैक्सिलरी होता है, फिर सब लिंगुअल होता है। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पोरोटाइड यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होता है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक ग्रंथि में बना कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, तो पोरोटाइड होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होता है। सांप में पोरोटाइड जहर की थैली का कार्य करती है। सांप में जो है पोरोटाइड हो वो जहर की ग्रंथि का कार्य करता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे सब मैक्सिलरी। यह जबड़े के मध्य मैक्सिला
असीथ के दोनों ओर एक एक होता है। सब मैक्सिलरी जो होता है वो जबड़ा जो हमारा है, जिससे हम अभी ऊपर पढ़े कि नीचे वाला जबड़ा हमारा ज़्यादा गतिशील होता है, तो जबड़े के मध्य बीच में मैक्सिला असीथ मतलब बोन्स के दोनों ओर एक एक होती है। अब सबलिंगुअल, यह जीव के दोनों ओर एक एक होता है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल होती है और सबसे बड़ी पोरोटाइड होती है। अब फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं और इससे जुड़ी बातों को। हमारा जो अगला पॉइंट है दांत, जो कि यह भी पाचन में हमारी बहुत अहम रोल निभाते हैं। दांत यानी कि टीथ। दांतों का अध्ययन ओडोनटोलॉजी कहलाता है। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसके ऊपर तथा नीचे दो जबड़े पाए जाते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं। मानव के दांतों का दो भाग शिखर क्राउन तथा जड़ रूट होता है। मानव के दांतों का शिखर क्राउन तथा जड़ रूट होता है। शिखर यह मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है। शिखर यह मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है। जड़ या यानी रूट यह मसूड़े के अंदर पाया जाता है। नाम से ही पता चलता है शिखर यानी कि ऊंचा। शिखर माने क्या होता है? ऊपर, ऊंचा। शिखर मसूड़े के ऊपर, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनके ऊपर, तथा जड़ जो होता है रूट, नाम से ही चलता है रूट पेड़ के रूट कहाँ होते हैं? अंदर यानी मसूड़े के अंदर होते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को ग्रवा नेक कहते हैं। ऐसे आप याद कीजिए, हमारे बॉडी के बीच भाग में क्या होता है? नेक होता है। वैसे ही वो नेक मत समझिएगा, नेक अलग है। नेक के इन दोनों के बीच के भाग को ग्रवा नेक कहते हैं। दांतों का निर्माण 85%, 85% कैल्शियम फास्फेट का होता है। 10% CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तथा 5% CaCl कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ये पूछ देता है कि दांतों में कैल्शियम फास्फेट कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो हमारे दांतों में कैल्शियम फास्फेट 85% यानी कि 85% तथा कैल्शियम कार्बोनेट 10% तथा 5% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दांतों को टूटना फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। दांत जब हमारे टूटते हैं, तो जब दूध वाला दांत नहीं, जब हम अवश्य के हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो दांतों का टूटना फ्लोरीन के कमी के कारण होता है। इस बीमारी का नाम होता है फ्लोसिस। तो पूछ देता है दांतों में होने वाली बीमारी क्या कहलाती है जिससे ये टूटती है? तो फ्लोसिस। प्रत्येक दांत के भीतर गुहा और मज्जा गुहा पल्प कैविटी कहते हैं। प्रत्येक दांत एक एक दांत के भीतर गुहा और मज्जा गुहा पल्प कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में रक्त वहिकाय तथा तंत्रिका पाई जाती है। मानव दांत में दो परत माने लेयर पाया जाता है। बाहरी परत इनामेल कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहते हैं। बाहरी लेयर जो है हम इनामेल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें से जुड़ी आगे और अध्ययन करते हैं। दांतों के भाग कितने भाग में होते हैं और दांतों के प्रकार। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ड्राइंग में मेरा थोड़ा है दिक्कत। और ये जब सारी नोट्स देख रहे हैं, ये खुद मेरे द्वारा ईच वर्ड्स रिटन बाय मी, हम सभी शब्द को हमारे द्वारा ही लिखा गया है। तो थोड़ा माफ़ करिएगा ड्राइंग में, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से मैं ये ड्राइंग को समझाऊंगा और समझ भी आ रहा होगा, इतनी भी बुरी नहीं है। आपको सारी चीज़ें क्लियर एक एक करके मैं बताऊंगा। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो होती है वो हमारे आगे के दांत होते हैं,
जो हमारे आगे के दांत होते हैं, ये सब और ये जो आगे के दांत हैं, इसे इंसीजर कहते हैं। और कैनिन क्या होती है? कैनिन जो होता है हमारा जो ऊपर ये नोकीले दांत और ये नोकीले दांत और यहाँ पर और एक यहाँ पे नोकीले दांत आप सभी अपने दांत में देख सकते हैं, उन्हें कैनिन कहते हैं। तथा प्री मोलर ये मोलर के जस्ट बगल में होता है, जो कि हमारे दांत में अंतिम में पाए जाते हैं, तो ये प्री मोलर हुआ। और जो मोलर होता है वो उसे बोलते हैं कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब मोलर निकलते हैं, तो ये मोलर जो होते हैं ये सबसे अंतिम में पाए जाते हैं। अब मोलर एक्चुअली बड़े होने पर ही मतलब निकलते हैं। अब देखिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंसीजर, कृतक, यह सबसे आगे के दांत होते हैं, जो कि मैंने बताया ये आगे के दांत इंसीजर कहलाते हैं। इसे नोज टीथ कहते हैं, मतलब नोज के जस्ट सामने पाए जाने वाले, तो नोज टीथ यह भोजन काटने का काम करते हैं। हम भी खाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं दांतों से टच होते हैं, तो यह भोजन को काटने में काम करते हैं। मानव में इसकी संख्या 4 + 4 8, 4 + 4 8। और कैनिन इसे आई टीथ कहते हैं। यह नोकीली होती है तथा भोजन को चीरने फाड़ने का काम करती है, जो कि मैंने बताया यह नोकीली, ये एक और ये एक और ये एक। तो ये कैनिन जो होती है वो नोकीली होती है, तो नीचे 2 और ऊपर 2, 4 इनकी संख्या होती है। अब प्री मोलर क्या होता है भाई? इसे चिक टीथ कहते हैं, गाल का टीथ कहते हैं, जो गाल से सटे होते हैं, जो हमारे साइड में होते हैं। यह भोजन को चबाने, एक्चुअली सबसे ज़्यादा हम चबाते हैं तो प्री मोलर से ही चबाते हैं खानों को, तो यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। और बच्चों में यह नहीं होता है। इसकी संख्या 4 + 4 8 होती है। इधर 4 इधर 4 8 होती है। इधर 4 होगी और इधर 4 8 होती है। मोलर, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, जो कि मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजडम टीथ कौन होता है। तो मोलर जो कि एक उम्र होने पे ये निकलते हैं, तो विजडम टीथ, इसका काम भोजन का चबाना, इसका भी काम लगभग प्री मोलर ही जैसा है। बच्चों में अंतिम मोलर यानी कि थर्ड मोलर नहीं पाए जाते हैं, जो कि मोलर में भी एक अंतिम मोलर होता है जो सबसे अंतिम में होता है, यहाँ पे होता है जो थर्ड मोलर। ये जो मोलर है ये नहीं पाए जाते हैं। वयस्क में इसकी संख्या 6 + 6 12 होती है। 6 + 6 12 होती हैं। अब देखिए बच्चों में कुल दांत 20, यह दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं। लगभग 12 वर्ष की आयु तक बच्चों की 20 वो दूध के दांत सभी टूट जाते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। मानव के जीवन में कुल 20 जो बचपन में हुए + 32 नए जो दांत हुए, टोटल संख्या 52 दांत होते हैं। पक्षियों के चोंच दांत का ही रूप होते हैं। हमारे में दांत है तो पक्षियों में चोंच सेम दांत जैसा ही काम करते हैं पक्षियों के लिए। हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपर जबड़े का सेकंड इंसीजर कहलाता है। हाथी का जो बाहर दांत होता है जो हमें दिखता है, तो कहावत भी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो जो है निकला हुआ दांत वो सेकंड इंसीजर होता है। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्तनधारी मतलब शरीर को धारण करने वाले स्तनधारी दांत। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े में होते हैं, जिसकी संख्या 44 यानी कि 44 होती है। मच्छर में 47 दांत, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये मैं आपको एक यहाँ पर आप जाने होंगे यूनिक चीज़। मच्छर में भी क्या दांत होते हैं? तो हाँ भैया, मच्छर में भी दांत होते हैं, और मच्छरों में दांत होते ही नहीं, 47 दांत होते हैं। जबकि गाय भेड़ में 32 ही। सोच सकते हो आप, मच्छर कितनी छोटी चीज़ होती है, मार देने पे एक बार मर जाते हैं, लेकिन उनमें भी 47 दांत पाए जाते हैं। और इतने बड़े जानवर मानव गाय भेड़ में 32 बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो ये मत सोचिएगा मच्छर में दांत नहीं होते, मच्छर में दांत होते हैं। और भैया 47 दांत 47 टीथ होते हैं। अब देखिए हम ग्रास नली अब हम पढ़ते हैं। यह मुख्य गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। ओसोफोगस जो है वो मुख्य गुहा
मतलब कि मुख से आमाशय यानी कि स्टोमच को जोड़ने का काम करता है। यह लंबी नली फूड पाइप जैसे यह एक लंबी नली के समान होता है जो कि लार में मिले भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। बात समझ रहे हैं? यह लार में मिले भोजन को निगलने वाला द्वार द्वारा प्राप्त करती है, निगलने वाले द्वार के द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये एक्चुअली फूड को स्टोर करके रखता है। मनुष्य में यह लगभग 10 इंच लंबी तथा जिराफ में सबसे बड़ी पाई जाती है। क्रिया कुंचन यानी कि पेरिस्टोलोसिस के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय स्टोमच में पहुंचता है। अब देखिए आमाशय भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। आमाशय क्या, स्टोमच क्या होता है? यह थैली आकृति का होता है, यानी कि एक थैला जो होता है, थैले की आकृति जो कि स्टोर टाइप का। ये क्या काम करता है? परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ग्रास नली का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का काम, भोजन को लार में कन्वर्ट करके जो कि मुंह गुहा से हो रही है और आमाशय स्टोमच में लाना, नली का काम। और ये जो है स्टोमच में आके स्टोर होते जा रहे हैं। तो यह पचाने तथा भोजन के संग्रह स्टोर दोनों कार्य करती है। यह आहार नली के माफ करिएगा, ये आहार नली के यहाँ पे होगा चौड़ा होगा। यह आहार नली के सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके आंतरिक दीवार म्यूकोसा की बनी होती है। इसकी आंतरिक दीवार म्यूकोसा की बनी होती है। अंदर के जो भाग होते हैं वो म्यूकोसा के बने होते हैं। अब फ्रेंड्स, आमाशय के 3 प्रकार में बांटा जाता है। एक है आग्र भाग, एक है मध्य भाग, एगो है पश्च भाग। तो आग्र भाग को कार्डियक और मध्य भाग को पैंडिक और तीसरे भाग को यानी कि पश्च भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अब एक एक करके कार्डियक को अध्ययन करते हैं। कार्डियक से एसियन निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो टाइलिन हमारे ग्रास नली से होते हुए आ रहे थे, वो टाइलिन के प्रभाव के भोजन में जो टाइलिन हो जाते हैं, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ये कार्डियक से ही HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, जो कीटाणुओं को मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से ही पता चलता है कीटाणुओं को भैया कैसे रहने देगा, कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। एसिडिक होगा तो क्रिया शक्ति बढ़ेगा ही, तो क्रिया को बढ़ा देता है। अब आगे मध्य भाग फैंडिक बीच का भाग होता है, जिसमें कार्टेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसे हम रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का काम करता है। लगभग स्टोमक में जो होता है स्टोर का काम, वो रूजी से ही होता है। फैंडिक के बीच भाग को कार्टेनुमा रचना पाई जाती है। काटेनुमा जो कांटों के समान, लगभग कांटों के समान मानी जाती है, जो भोजन को अब ऐसे ऐसे रोक के, जैसे कि 2 काटेनुमा स्ट्रक्चर आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा। और काटेनुमा रचना में भोजन को रोक के रखता है, जिसे रूजी कहते हैं। अब पाइलेरिक क्या होता है? पाइलेरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसे जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उसे रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। सुने होंगे गैस्ट्रिक हो गया, तो जब जठर ग्रंथियां काम नहीं करती हैं तो क्या होता है? गैस्ट्रिक हो जाता है। एक यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं पढ़ा तो मैंने देखा कि छूट गया वो लिखने। जब हम भोजन नहीं करते हैं, सुने होंगे पेट गड़ना, तो जब हम भोजन नहीं करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, मैं बोल देता हूँ। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारा पेट गड़ता है। वो
क्यों होता है? जो कि कांटेनुमा जो रूजी है वो भोजन नहीं करने से खड़ा हो जाता है, जिससे हमारे पेट में चुभन का महसूस होता है। अब आइए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। जठर ग्रंथि के प्रकार 3 प्रकार का होते हैं ये। सेलम सेलेसम कोशिका, ये सेलेसम मोक्रोस का श्रवण करती है, और मुख्य कोशिका ये पेप्सिनोजन तथा प्रोनिन नामक एंजाइम का रत्वण करती है। और जो तीसरा है भीतीय कोशिका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का रत्वण करती है, श्रवण करती है। तो ये श्लेष्म कोशिका जो है वो मस्कुस का श्रवण करती है, और जो मुख्य कोशिका है ये पेप्सिनोजन तथा प्रोनिन का नामक एंजाइम का श्रवण करती है। और ये जो होता है तीसरा भीतीय कोशिका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का श्रवण करती है। और जो नोट में है, जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जो जठर रस होता है वो उसमें रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस यहाँ से हम लोगों ने स्टमच यानी कि आमाशय को ख़त्म किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस चैनल को बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए। तो भी मैं, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है इन सब कंटेंट को लिखना प्लस सोचना, क्योंकि बिना सोचे तो आप लिख नहीं सकते हैं, और प्लस समझाना। उम्मीद तो यही रहता है कि बहुत यूनिक तरह से समझाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोस जो मैंने बताया इससे आपके 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पूर्णतः ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं इन सभी का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितने भी वीडियोज। और पिछले वीडियो सेल्स हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर को ख़त्म किया है, तो जाकर वो सब तीनों वीडियो देखें। और ये बायोलॉजी का चौथा टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोगों पूर्णतः बायोलॉजी का फाउंडेशन ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और हम आपको पूरा बायोलॉजी ख़त्म कराएंगे। और ये इम्पोर्टेंट है हर वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव के लिए बायोलॉजी जिसमें जनरल साइंस होता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए, तथा बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट्स है, और मानव शरीर में या हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है, और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर, और उससे ज़्यादा शेयर कीजिए, और उससे हमारा मोटिवेशन और ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आपका भाई लोकेश पांडे।